नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। परीक्षाओं में अनेक बार आधारभूत ढांचे की अवधारणा से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा। सर्वप्रथम हम भारतीय संविधान का जो आधारभूत ढांचा है या मूल संरचना है, उसकी अवधारणा का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर दृष्टि डालते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले संविधान संशोधन में, जो 1951 में हुआ था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई थी और उस 9वीं अनुसूची के द्वारा संपत्ति के अधिकारों में कटौती की गई और उसी के विरुद्ध न्यायालय में एक वाद लाया गया, शंकरी प्रसाद वाद 1951। इस वाद में पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकारों को कम किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में मूल अधिकारों समेत संशोधन कर सकती है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है, उसके अंतर्गत केवल सामान्य विधियां या कानून शामिल हैं, संविधान संशोधन उसमें शामिल नहीं है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन करने में सक्षम है, उसके पास ये शक्ति है। बाद में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद 1965 में भी सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वाद वाले अपने फैसले को बरकरार रखा और इस प्रकार अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है, उसके तहत संसद को असीम शक्तियां इन निर्णयों के कारण मिल गई। देखिए, बाद में भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण वाद आता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद 1967। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णयों को पलट दिया, जो उसने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद और शंकरी प्रसाद वाद 1951 में दिया था। यह वाद इसलिए आया क्योंकि संसद ने 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 9वीं अनुसूची में राज्य के कार्यों से संबंधित कुछ बदलाव किया था, यानी राज्य द्वारा कुछ कार्रवाइयां जोड़ दी गई थी, जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद 1967 लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णयों को बदल दिया। बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं कर सकती और अनुच्छेद 13 वाले फैसले को भी बदल के कहा कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है, इस विधि में संविधान संशोधन भी शामिल है, इसलिए ऐसा कोई अधिनियम विधि मान्य नहीं है जो मूल अधिकारों में कटौती करता हो। संसद और न्यायपालिका की वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। गोलकनाथ वाद के आने के बाद संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम किया 1971 में। इस अधिनियम में संसद ने अनुच्छेद 13 और 368 में ही संशोधन कर दिया और कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है। संसद के पास असीम शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों में भी बदलाव कर सकती है और अनुच्छेद 13 में भी संशोधन करके ये जोड़ दिया गया कि अनुच्छेद 13 के तहत ऐसा कोई भी संविधान संशोधन अधिनियम या कानून नहीं माना जाएगा, यानी वो विधि शब्द है वो नहीं माना जाएगा। इस प्रकार 24वां संविधान संशोधन 1971 गोलकनाथ फैसले के विरुद्ध संसद ने किया, क्योंकि
अपने पूर्ववर्ती फैसलों में न्यायालय ये कह चुका था कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है उसमें संविधान संशोधन भी शामिल है। यहाँ संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम करके ये कह दिया कि उस विधि शब्द में संविधान संशोधन शामिल नहीं है। अब देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण फैसला केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस वाद में न्यायालय ने संसद ने जो 24वां संविधान संशोधन किया था उसको विधि मान्य वैधता प्रदान की, उसे बहाल रखा कि संविधान में जो संशोधन 24वां संविधान संशोधन है वो मान्य है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के जो मामला था उसको पलट दिया, यानी उसको प्रत्यादिष्ट कर दिया, यानी ओवर रूल कर दिया और ये व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों समेत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यानी गोलकनाथ फैसले के पहले वाली स्थिति बहाल कर दी गई। लेकिन संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती और इसी को संविधान के मूल ढांचे या मूल संरचना का सिद्धांत कहते हैं। तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया, एक नया सिद्धांत दिया, मूल संरचना का सिद्धांत। क्यों देना पड़ा? इसलिए देना पड़ा क्योंकि संसद बार बार संशोधन कर रही थी, वाद न्यायालय में आ रहे थे, तो न्यायालय ने एक बीच का रास्ता निकाला कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि संविधान की जो मूल संरचना है, संविधान निर्माताओं के जो आदर्श, जिन उद्देश्यों को, मूल बातों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया गया था, उनको क्षति नहीं पहुंचे। मौलिक अधिकारों में ऐसी कोई कमी नहीं की जाए जिससे संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचे को क्षति पहुंचती हो। अब एक बार हम बीच में उसके बाद का परिदृश्य देख लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल वाद के बाद संसद ने बाद में 39वां संविधान संशोधन किया तो चुनावी विवाद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। संविधान में संशोधन करने के बाद न्यायालय ने इंदिरा नेहरू गांधी जो मामला न्यायालय में पहुंचा, तब उन्होंने 39वें संविधान संशोधन के द्वारा जो चुनावी विवाद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया था उस प्रावधान को रद्द कर दिया और कहा कि ये संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करता है। संसद ने बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 368 में संशोधन कर दिया और संविधान संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। 368 के जो अनुच्छेद है उसमें एक नया उपभाग जोड़ दिया और कहा कि संविधान संशोधन को ही न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। बाद में मिनर्वा मामले में न्यायालय ने इस जो 368 के अनुच्छेद में संशोधन किया इसको अमान्य करार दिया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा का कोई स्थान नहीं था। यानी अब न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उस जो प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, इसको अविधि मान्य करार दे दिया। फिर वामन राव मामला 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973, ये डेट वो है जब केशवानंद भारती मामले का निर्णय आया था कि बाद के संशोधनों पर लागू होगा मूल संरचना का सिद्धांत। तो ये मूल संरचना का परिदृश्य है केशवानंद भारती मामले से पहले और उसके बाद। अब हम देखते हैं कि केशवानंद भारती मामले में जो मूल ढांचे या मूल संरचना का जो सिद्धांत दिया गया था वो क्या था। केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि निम्न तत्वों को मूल ढांचे का तत्व माने जाएंगे और समय समय पर न्यायपालिका है वो अपने निर्णयों के द्वारा मूल ढांचे के अनेक तत्वों का निर्धारण करेगी। उन मूल ढांचे के जो तत्व हैं उनमें संसद है किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। तो केशवानंद भारती मामले में किन किन चीज़ों को मूल ढांचे के तत्व माना? संविधान की सर्वोच्चता, गणराज्य और लोकतांत्रिक सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र,
शक्तियों का बंटवारा, संप्रभुता और एकता, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्रता और गरिमा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये केशवानंद भारतीवाद में न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के तत्व माने। अब हम देखेंगे कि न्यायपालिका ने समय समय पर अनेक निर्णयों के द्वारा अनेक तत्वों को मूल संरचना का तत्व माना। तो इस इंदिरा नेहरू मामला 1975 था। इसमें न्यायपालिका ने मूल संरचना के तत्वों में कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को मूल ढांचे का तत्व माना, अवसर की समानता को माना और व्यक्ति की परिस्थिति को मूल संरचना का तत्व माना। मिनर्वा मिल वाद में संविधान संशोधन की सीमित शक्ति संसद की, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में सौहार्द, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में समन्वय यानी सौहार्द की भावना। भीम सिंह मामला 1981 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अर्थात कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूल ढांचे का तत्व माना। बम्बईवाद 1994 में संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, एकता और अखंडता, इन सभी को आप जो भी तत्व शामिल किए गए हैं किस निर्णय में, इनको आप बड़े ध्यान से देखना है और इनको याद करना है। इंदिरा साहनीवाद 2000 और नागराज मामला 2006 में समानता के सिद्धांत को आधारभूत तत्व माना। इस प्रकार न्यायपालिका ने अनेक अपने फैसलों में संविधान की आधारभूत संरचना के तत्वों का निर्धारण किया। अब मैं आपको एक बार सारे तत्व पढ़ के बता देता हूं कि कौन कौन से जो तत्व हैं उनको संविधान के आधारभूत संरचना का तत्व माना है। तो संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणराज्यात्मक प्रवृत्ति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिक स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन में संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां, अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति। तो ये था हमारा संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।